नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विकास को यूपीएसटीएफ को सौंप दिया गया है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही यह भी बताया कि विकास दुबे को लेकर यूपीएसटीएफ रवाना हो गई है। विकास दुबे ने 250 रुपए का टिकट लिया था महाकाल के दर्शन के लिए। विकास दुबे ने महाकाल के दर्शन भी किए। उज्जैन एसपी ने यह भी कहा, बाहरी लोगों पर हमारी नजर थी। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें बताई गई हैं। न्यूज 18 ने उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह से खास बातचीत की विकास दुबे की गिरफ्तारी पर, वो भी देखिए। यूपी के मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई। उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह न्यूज 18 इंडिया के साथ हैं। सर, ये गिरफ्तारी या सरेंडर? देखिए, जो हमारे पूछताछ में पूरी बात आई है, इसमें सबसे पहले दर्शन करने के पहुंचा वहां पर महाकाल मंदिर के सामने, जहां सुरेश माली की दुकान पे गया। सुरेश माली ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि टीवी पे देख करके संदेह हुआ, तो उसने महाकाल थाना जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगी है उसको उसने खबर किया, धर्मेंद्र और राहुल नाम के दो बच्चों को, कि मुझे संदेह है कि ये विकास दुबे है। उसके बाद वो दर्शन करने अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद जब निर्गम द्वार से निकल रहा था तो हमारे महाकाल चौकी के अधिकारियों को भी खबर लगी। वो दोनों निर्गम द्वार पे गए, जहां पे इसे पूछताछ किया। उसमें उसने बताया कि अपने आईडी छुपाया और नाम गलत बताया। फिर जब पूछताछ हुई तो वाकई उसने कहा मैं विकास दुबे हूँ। फिर थाने उसको ले जाया गया। विकास दुबे इस वक्त कहाँ है? यूपी पुलिस कानपुर में उसका ऑफेंस रजिस्टर्ड था और कानपुर से वांटेड भी थी, क्योंकि पूरा केस कानपुर का था और यूपी का था। यूपी एसटीएफ से और यूपी एसएसपी कानपुर से लगातार हम लोगों का संपर्क था। यूपी एसटीएफ की पूरी टीम आ गई थी, जिसके हम लोगों ने सुपुर्द करके यूपी रवाना कर दिया। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं आपके इस पूरी, जो भी आपने उसको पकड़ा, कि ये कहा जा रहा है कि आरोप लग रहे हैं कि ये गिरफ्तारी है और इतना दुर्दांत अपराधी, आखिर उसने उज्जैन ही क्यों चुना? नहीं, देखिए, बाबा महाकाल की नगरी है, वहाँ पे लोग दर्शन करने के बहाने आया होगा ये, और इसमें किसी तरह का क्वेश्चन और सवाल की बात नहीं है। कि तो बहुत अहम बात है कि आज से 2 दिन पहले ही मैंने जितने हमारे खुफिया की पुलिस टीम है पूरे जिले की, उसकी मीटिंग लिया था और अपने इंटेलिजेंस को मैंने काफी इनपुट अच्छा करने का प्रयास किया था। 3 दिन पहले की बात है। और सभी नागरिकों को मैंने थाने से जोड़ने का प्रयास किया था कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा कि जो हमारा फूल और माल का दुकान वाला था उसने इसको फुटेज दे के पहचाना और हमारी पुलिस को खबर किया। उज्जैन में कोई उसकी मदद कर रहा था? इसके संबंध में हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, हमारी जांच जारी है। जी, कोई लेकर ट्रेडर? पूरा पूछताछ कर रहे हैं। अभी जब सब कंक्रीट बात आएगी तो हम सामने आपको बताएंगे। उज्जैन में भी विकास दुबे की मदद हो रही थी और इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। वो पुलिस इस बात को साफ कर रही है कि विकास दुबे को यहाँ पर कोई केस नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं दिखाई और अब उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है, जो विकास दुबे को लेकर कानपुर रवाना हो चुकी है। मनोज शर्मा, उज्जैन न्यूज 18। और एक बड़ी खबर लखनऊ से। विकास दुबे की पत्नी, बेटा और नौकर गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके से पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद से फरार थे विकास की पत्नी ऋचा दुबे। विकास के फाइनेंसर जय वाजपेयी पर भगाने का आरोप लगा था, मदद करने का आरोप लगा था और आखिरकार अब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई हैं। विकास का बेटा और विकास का नौकर, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। ऋषभ, कैसे हुई गिरफ्तारी? अमित, देखिए, एसटीएफ लगातार विकास की पत्नी ऋचा दुबे को अपने रडार पे रखी हुई थी और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसटीएफ ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अभी ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ऋचा और उसका बेटा और इनके साथ में एक नौकर था, इन तीनों को एसटीएफ ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। इनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ ही देर बाद या हो सकता है देर रात तक ऑफिशियली डिस्क्लोज किया जाएगा इन तीनों की गिरफ्तारी के बारे में। जैसा बताया जा रहा था कि उस रात भी कानपुर में जो कुछ हुआ यहाँ पर वो अपने मोबाइल पर देख रही थी और विकास के हर जुर्म में वो बराबर की भागीदार बताई जाती है। उसकी पत्नी और साक्ष्य मिटाने से लेकर पुलिस को गुमराह करने जैसे कई आरोप अभी उसके ऊपर हैं। तो अब ये तय किया जाएगा कि एसटीएफ से जो पूछताछ हुई है उसमें क्या निकल के आया और उसके ऊपर कितनी लायबिलिटी बनती है और उसको किन धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है, जिसको भी ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। अमित, कहां से गिरफ्तार किया गया ऋषभ, इस बारे में जानकारी मिल पाई है? क्योंकि इससे पहले जब लखनऊ के उनके आवास पर छापेमारी हुई थी तो वहां नहीं मिली थी, तो फिर कहां से हुई गिरफ्तारी? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है वो कृष्णानगर इलाके की ही है। कृष्णानगर इलाके में 2 घर हैं, एक विकास दुबे का है, दूसरा घर उसके
छोटे भाई दीपक का बताया जाता है और आसपास कई ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क वाले हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कृष्णानगर इलाके से ही गिरफ्तार किया गया। एग्जैक्ट जगह अभी नहीं बताई गई है कि क्या वो अपने घर में आई थी आज, या उसके जो देवर का घर है वहां आई थी, या उनके जो और कुछ यहाँ पर सगे संबंधी और परिचित लोग हैं उनके घर से आए। लेकिन कृष्णानगर इलाके से आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि महाकाल थाने का प्रभारी कल ही बदला गया था। कल रात उज्जैन के डीएम और एसपी महाकाल मंदिर गए थे। हड़बड़ाहट में डीएम और एसपी के वहां जाने की खबर सामने आई है। दोनों अधिकारी मंदिर गए लेकिन दर्शन नहीं किए। मंदिर परिसर के कक्ष में काफी देर तक मंथन चला। सुबह विकास दुबे की वहीं से गिरफ्तारी हुई है। यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर, क्योंकि कल ही रात उज्जैन के डीएम और एसपी महाकाल मंदिर गए थे और वहां के प्रभारी को कल ही बदला गया था। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, अगर पुलिस के पास इस तरह का पहले से इनपुट था तो फिर उसने सरेंडर क्यों किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। विकास तिवारी के कहने पे क्या पुलिस काम कर रही है, विकास दुबे के कहने पे क्या पुलिस काम कर रही है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर पुलिस को इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि उसे फूल वाले से जानकारी मिलने के बाद विकास दुबे को वहां पर अरेस्ट करना पड़ रहा है, मगर जो कह सकते हैं कि उज्जैन पुलिस फिर क्या कर रही थी, उसका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अगर उन्हें पहले से सूचना थी कि महाकाल मंदिर में उन्होंने 2 घंटे तक लगातार चर्चा की, वहां पर लोगों से बात की, अगर इस तरह का इनपुट उनके पास पहले था तो इतना नाटकीय घटनाक्रम से फिर विकास दुबे को क्यों अरेस्ट किया गया? सीधे तौर पर उसे जहां वो ठहरा था, जहां वो आया था, वहां क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? तो कहीं ना कहीं पुलिस की जितनी कहानी है, जितनी थ्योरी है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से एसपी बात कर रहे हैं कि उन्हें फूल वाले के जरिए पूरा ये जानकारी मिला है, तो फिर उज्जैन पुलिस को किस बात की वाहवाही लूटने का जो अभी श्रेय दिया जा रहा है? तो कह सकते हैं कि जो पूरी स्क्रिप्ट है उसमें कई मोड़ आने बाकी हैं। विकास दुबे ने जितनी बातें अभी कही हैं कि उसका यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, और जो लोग पकड़ में आए हैं वो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी कई ऐसे खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अभी आनंद जो है तिवारी करके उससे कई रिश्ते खुलने हैं। की प्रभारी को भी बदला गया, दायरे में है, उनसे क्या खुलासे होते हैं, देखने वाली बातें। बिल्कुल, आनंद फानन में किस तरह से ये फेरबदल किया गया, क्यों उन्हें हटाया गया, इसके अलावा किन लोगों को, विश्वसनीय लोगों को ही वहाँ क्यों तैनात किया गया? अगर पहले से ये स्क्रिप्ट तैयार थी कि सुबह इतना बड़ा घटनाक्रम होना है, तो इतनी सारी चीज़ों के पीछे पुलिस की क्या मंशा है? अगर पुलिस पहले से जानती थी तो फिर फूल वाले को क्यों एक्टिव किया गया? फूल वाले की क्या उसमें भूमिका है? इसके अलावा SIS एजेंसी है, उसकी क्या भूमिका? उनके गार्ड ने क्यों इस तरह का कदम उठाया? क्या वो जानलेवा उनकी जान को भी खतरा हो सकता था? या विकास दुबे पहले से सरेंडर करने की नीयत से आया हुआ था कि धार्मिक स्थल में उसे सरेंडर करना है? कई अभी सवाल बाकी हैं। तमाम सवाल पूछे गए थे एसपी से, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर उज्जैन महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी ऑफिसर रूबी यादव और फूल बेचने वाले ये बता रहे हैं कि कैसे हुई विकास दुबे की गिरफ्तारी। साथ इस वक्त सुरेश जो फूल बेच रहे थे, जिन्होंने पहली मर्तबा उसे पहचाना विकास दुबे को, और साथ ही रूबी यादव जो पर्सनल सिक्योरिटी एजेंसी है सुरक्षा के महाकाल की, जिन्होंने पहली बार देखा। हम रूबी से पूछते हैं, आप सबसे पहले सुरेश आपने देखा था? जी हाँ, मैंने देखा था। अपनी दुकान पे आके उन्होंने बोला कि दर्शन किधर से होंगे, तो मैंने संघ के द्वार पे चले जाइए, दर्शन उधर से होंगे। तो वो चले गए उधर से। फिर मैंने व्हाट्सएप पे फोटो निकाला उनका, फोटो निकाल के फिर मैंने मिश्रा जी को पहुँचाया, लोकायुक्त पुलिस वाले हैं उनको। फिर उसके बाद में अपना मंदिर कर्मचारी राहुल है, सिक्योरिटी गार्ड, उनको पहुंचाया फोटो। लेकिन दाढ़ी तो कटी हुई थी, आपने फोटो तो दाढ़ी वाला देखा हो? दाढ़ी वाला फोटो है मेरे पास, वो देखा था मैंने। अच्छा, तो आप पहचान गए और आपने सूचना दे दी? सूचना दे दी मैंने। तो रूबी, आप उस वक्त वहाँ थी जब ये सूचना दी, उस वक्त आपके पास सूचना पहुंची? नहीं, मैं उस वक्त जब इन्होंने मैं रूबी यादव हूँ, होमगार्ड प्लाटून कमांडर और यहाँ महाकाल सुरक्षा अधिकारी हूँ। जब इन्होंने मेरे गार्ड को सूचना दी तो मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोन किया सुबह 7:15 साढ़े 7 के आसपास कि मैडम ऐसा फूल वाले ने हमको खबर की है, तो ऐसा कोई संदिग्ध यहाँ पर घूम रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो फिर मैंने बोला कि तुम लोग अभी उसको पकड़ोगे नहीं, कुछ नहीं करना, दूर से बस ऑब्जर्व करो, वॉच करो कि वाकई में ये है या नहीं है, क्योंकि हम कुछ किसी गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ना चाहते थे, हम खुद श्योर होना चाहते थे कि ये वही है कि नहीं। उसके बाद मेरी टीम उसके पीछे लगी रही, धीरे धीरे उसके हाथ में एक बैग था, वो उसने 250 का टिकट लिया। उसने फूल वाले से पूछा कि दर्शन कैसे होंगे, तो इन्होंने बताया कि आप 250 का टिकट वहाँ से ले लो और पीछे वाले गेट पे चले जाओ। चूंकि कोरोना चल रहा है तो हमने भी सारे गेट खोलकर नहीं रखे, तो हमारा एंट्री 250 के टिकट की पीछे से ही है। तो उसको टिकट यहाँ से लेके वो पीछे वाले रास्ते पे गया, फिर उसने एंट्री करी। तब मैंने मेरे गार्ड को बोला कि आप धीरे से एक फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजो। तो
तो उन्होंने दूर से चूंकि फ़ोटो भेजी, जो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी उसमें अभी उसका जो आज का हुलिया है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, वो दुबला हो चुका है और उसके बाल भी कटे हुए हैं और उसके बाद उसने चश्मा भी लगा रखा था। तो फिर उससे पहचानना थोड़ा टफ था। मैंने कहा अभी मत पकड़ो, कुछ नहीं करना है, अभी उसको दर्शन करने दो जब तक मैं श्योर हो जाऊं। फिर उसने दर्शन किए, जब तक मैंने गूगल सर्च किया और उसके मतलब वो महाकाल के दर्शन कर चुका था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो आईडी उसकी सही थी विकास। मैं बता रही हूँ, जब उसने 250 का टिकट में कोई आईडी नहीं लगता है, 250 का उसने टिकट लिया और हमने जानबूझ के उसको दर्शन करने दिए ताकि तब तक हम भी श्योर हो जाए, नहीं तो वो भाग जाता, ओपन एरिया में था तो क्लोज कैंपस में आ जाता। हम ये चाह रहे थे कि वो क्लोज कैंपस में आ जाए। उसने दर्शन किए और उसके बाद फिर जब तक मैंने गूगल सर्च किया और पुरानी उसकी वांटेड पिक्स जो थी वो देखी, पर उसमें वो काफ़ी हेल्दी है, चश्मा वश्मा भी नहीं लगाया। पर मैंने जब जूम करके देखा तो उसके माथे पे लेफ्ट साइड पे चोट का निशान है। और जो मेरे गार्ड ने मुझे फोटो भेजा था उसको भी मैंने जूम करके देखा तो उसके माथे पे चोट का निशान था, जिससे मैं श्योर हो गई कि हाँ ये वही व्यक्ति है। मैंने मेरे गार्ड को नहीं बताया ताकि कोई पैनिक ना हो। फिर मैंने सीधे एसपी साहब को फ़ोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ सर मैं एकदम श्योर हूँ। सर ने बोला ठीक है वहाँ पे पहुँचो। तो एसपी साहब और हम यहाँ पे आए। जब तक टीम ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम शुभम है। तो बोले कि आई कार्ड दिखाओ, तो उसने अपना आई कार्ड दिखाया जो कि नवीन पाल के नाम से था। तो वो उसकी सूचना गलत दे रहा था और जब मैंने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो यहाँ पे आया हुआ है, पहले नदी पर स्नान कर। और चलिए बात करते हैं विकास दुबे के सबसे बड़े कबूलनामे की। देवेंद्र मिश्रा की हत्या को लेकर उसने कबूलनामा किया है। देवेंद्र मिश्रा से मेरी नहीं बनती थी, ये कहा है विकास ने पूछताछ के दौरान। साथ ही उसने ये भी कहा कि कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे। विनय तिवारी ने बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है। विनय तिवारी जो कि चौबेपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था विकास दुबे से कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है। सीओ को सामने के मकान में मारा गया, ये भी कहा विकास दुबे ने। मेरे सहयोगियों ने सीओ देवेंद्र की हत्या की। सीओ का गला नहीं काटा था, गोली पास से सिर में मारी थी। सीओ कहता था कि तुम्हारा एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। सीओ ये भी कहता था कि तुम्हारा एक पैर गड़बड़ है, दूसरा सही कर दूंगा। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर उसके मन में खुन्नस थी। उसने कहा इस वजह से उसने देवेंद्र मिश्रा की हत्या की। ये तमाम बातें विकास दुबे ने आज पूछताछ के दौरान कबूल की। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ऋषभ, ये जो कबूलनामा उसका सामने आया है, कई बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि विनय की भूमिका को लेकर शुरुआत से ही सवाल खड़े हो रहे थे, वो भी साफ हो गया कि विनय लगातार उसके संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। और दूसरी बात यह कि देवेंद्र मिश्रा को पसंद नहीं कर रहा था। देवेंद्र मिश्रा बार बार उसके रास्ते में बाधक बन रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। इस खुन्नक में और इस खींच में उसने देवेंद्र मिश्रा की हत्या की। अमित देखिए, इस वक्त जो कबूलनामा है उसका उस कबूलनामे की कोई लीगल वैल्यू नहीं रह जाती है। अब वो गिरफ्तार हो चुका है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बात सही है कि वो कबूलनामा वैसा ही है जो न्यूज़ 18 भी दिखा रहा था और तमाम चीज़ें हम अपने दर्शकों को बताते चले आ रहे थे कि चौबेपुर एसओ से वो लगातार संपर्क में था और देवेंद्र मिश्रा को वो पसंद नहीं करता था। और हम जो बता भी रहे थे कि 2-3 जुलाई की रात को जो फ़ोन कॉल हुई थी उसमें भी 12:11 पे जो सिपाही राजीव चौधरी से उसकी बात हुई थी, उसमें भी उसने कहा था कि देवेंद्र मिश्रा अगर आ जाते हैं तो हम देख लेंगे, लाशें बिछा देंगे, इस तरह की उसने बातें कही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, सीओ देवेंद्र मिश्रा और इनके बीच में तनातनी थी और विनय तिवारी आग में घी डालने का काम भी करते थे, अपने आप को सेफ रखते थे। और उसने घटनाक्रम भी यही बताया है कि हाँ, उनको सर से सटा के गोली मारी थी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हो रही है। तो ये तो चलो एक बयान की बात हो गई, लेकिन अब पूरा मामला जुडिशरी में आ गया, लीगल प्रोसेस के तहत चलेगा। कल जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद देखना होगा कि कोर्ट इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजती है या पुलिस अपनी तरफ से जो उनकी पीसीआर मांगती है, पुलिस कस्टडी रिमांड पूछताछ के लिए मांगी जाती है। अगर पीसीआर मिल जाती है तो पुलिस की कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। अब पुलिस का काम बढ़ जाता है कि सबूतों को अच्छी तरह से इकट्ठे किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ से बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में अघोषित लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन यानी रेड जोन पूरी तरीके से सील किए जाएंगे। तो लखनऊ में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लिहाजा ये बड़ा फैसला डीएम की तरफ से लिया गया है। संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी है? देखिए, एक और बड़ा अपडेट आ गया है। जिलाधिकारी ने सारे निर्देश बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया था, लेकिन अभी 2 मिनट पहले फिर चीफ सेक्रेटरी का एक आदेश आ गया है
3 दिन का उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश की इतने वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मद्देनजर ये लॉकडाउन कल से लागू होगा। यानी 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। इसमें जरूरी जो सेवाएं हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जरूरी सेवाएं जो दवा की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, सब्जी की मार्केट है, यानी पूर्व में जिस तरह के नजारे हम सबने देखे थे उस तरह के हालात कल रात 10 बजे से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इन तमाम आदेशों को अक्षर से राजधानी लखनऊ में भी लागू किया जाएगा। यानी राजेंद्र तिवारी जो कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के हैं उनकी तरफ से आदेश जारी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके अलावा जितनी गाड़ियां चल रही थी, रोड पर जो भीड़ भाड़ थी वो सब बंद कर दी जाएगी और एक बार फिर से सन्नाटा रोड पर दिखेगा। खासतौर से एक बात इसमें जो स्पष्ट की गई है कि जो प्राइवेट ऑफिसें हैं और सरकारी जो ऑफिसें हैं उसमें भी कोशिश की जाए कि लोग वर्क फ्रॉम होम करें और बहुत जरूरी है तो समूह। ठीक है अलाउद्दीन, ये बड़ी जानकारी आपने पहुंचाई है कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि 3 दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू होगा कल रात 10 बजे से 3 दिनों तक, क्योंकि कोरोना के मामले